हेलो दोस्तों हम पढ़ रहे थे पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और जिसमें हमने ये माना था कि कोई वेव है जो z डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो उसकी एक इक्वेशन हमने निकाली थी और आपको याद हो पिछला वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने आपको यह बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो घटक होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आंख के रेटिना पे और फोटोग्राफिक प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो इफेक्ट डालता है। इसीलिए जब भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़नी होती है या इसका कोई एनालिसिस करना होता है, विश्लेषण करना होता है, तो हम हमेशा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका विद्युत क्षेत्र घटक या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर काम में लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर काम में नहीं लिया जाता। और दूसरी चीज मैंने आपको यह बताई थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन करता है, जो ई वेक्टर, उसे तो बोलते हैं कंपन तल, वो कंपन तल के लिए जिम्मेदार होता है। और जो बी वेक्टर ऑसिलेट करता है वो ध्रुवण तल होता है या पोलराइजेशन प्लेन होता है। ठीक है, तो सारा का सारा फोकस जो था मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऊपर था। और उसके लिए मैंने माना था कि जेड डायरेक्शन में कोई जो वेव है वो मूव कर रही है, और उसकी जो इक्वेशन थी वो हमने निकाल ली थी, और वो इक्वेशन आई थी मेरी ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट एक्स कैप ई की पावर आयोटा अल्फा 1 प्लस वाई कैप ई की पावर आयोटा अल्फा 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन हमने वहां 4 दी थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सेकंड पार्ट। हमने ये देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोलराइजेशन 3 तरीके से होता है। पहला होता है प्लेन पोलराइज्ड वेव या समतल ध्रुवित तरंग, समतल ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको हमने पढ़ लिया था। और आपको याद हो तो उसमें हमने ये माना था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं E1 नॉट और E2 नॉट, ये दोनों बराबर भी नहीं है। ठीक है, और इन दोनों में जो कलांतर है वो पाई का है, प्लस माइनस एम पाई का। वहां हमने m इज इक्वल टू 0.123 लिया था। अगर आपको ध्यान हो तो, नहीं ध्यान हो पिछला वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सभी के लिए, ऑप्टिक्स, इंजीनियरिंग ऑप्टिक्स, बीएससी फर्स्ट ईयर, क्लास 12 और नीट जी। चलिए, तो अभी आज हम जो पढ़ेंगे उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, मतलब पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 तरीके से होता है, प्लेन, सर्कुलरली और इलिप्टिकली। प्लेन पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलरली। तो सेकंड वाला पार्ट है वृत्त ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग या सर्कुलरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने उसमें आपको बताया था कि E1 नॉट और E2 नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं उसकी अलग अलग लिमिटेशंस होंगी, और जो इनका फेज डिफरेंस है, जो कलांतर है, इन दोनों में या तो पाई का या पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है। तो जब सर्कुलरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पढ़ते हैं तो इसमें जो हमारा कलांतर होता है, एक तो होता है, इसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहली तो होती है जो E1 नॉट है वो E2 नॉट के इक्वल होता है, दैट मींस दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के दो कंपोनेंट है, दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड सेम है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि इनके बीच जो फेज डिफरेंस होता है अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, वो होता है प्लस माइनस पाई बाय 2 का। तो अगर मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर्कुलरली पोलराइज्ड है तो उसके लिए मुझे ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। समझो मेरी बात? तो ये दूसरी कंडीशन है अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2, या इसको मैं ले सकता हूं अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस माइनस पाई बाय 2 के। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन अब मैं लगा दूंगा मेरी इक्वेशन नंबर 4 में। तो मैं पुट करता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए, ये हो गया ई वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो E1 नॉट E2 नॉट को मैं ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए E नॉट। ठीक है, और यहां पे अगर आपने देखा हो तो ये मेरी इक्वेशन थी E1 नॉट, और यहां पे आया था मेरा
E2 नॉट, ठीक है। तो अब देखो E1 नॉट E2 नॉट को मैंने E नॉट ले लिया, तो E1 नॉट और E2 नॉट E नॉट होंगे तो कॉमन आ जाएगा, तो ये E नॉट हो गया मेरा। फिर x कैप e की पावर आयोटा अल्फा 1 प्लस y कैप, अब देखो e की पावर आयोटा अल्फा 2 की जगह मैं यहां रख देता हूं अल्फा 1 प्लस माइनस पाई बाय 2, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kz माइनस ओमेगा टी। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है। अब देखो आगे सॉल्व करूं मैं, तो ये हो जाएगा ई नॉट एक्स कैप ई की पावर आयोटा अल्फा 1 प्लस वाई कैप ई की पावर, अब देखो आयोटा प्लस माइनस पाई बाय 2, और ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा अल्फा 1, ई की पावर आयोटा अल्फा 1, और ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा टी। ई की पावर आयोटा अल्फा 1 ई की पावर आयोटा अल्फा 1 कॉमन लेके ई की पावर आयोटा अल्फा 1 इसमें तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई नॉट एक्स कैप प्लस वाई कैप ई की पावर प्लस माइनस आयोटा पाई बाय 2 ई की पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अब यहां थीटा की जगह पाई बाय 2 रख दूं तो ई की पावर पाई बाय 2 हो जाएगा मेरा कोस ऑफ पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 2, तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 0, साइन ऑफ पाई बाय 2 1, तो इसकी वैल्यू हो गई मेरी आयोटा। अगर मैं यहां माइनस पाई बाय 2 रखता हूं तो यहां माइनस आयोटा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई मेरी ई की पावर प्लस माइनस आयोटा पाई बाय 2 की वैल्यू हो गई प्लस माइनस आयोटा। समझ गए? तो ये वैल्यू मैं यहां रखूं तो ये हो गया मेरा ई नॉट एक्स कैप प्लस आयोटा वाई कैप ई की पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, और ये वैल्यू किसकी हो गई मेरी ई वेक्टर की। यहां तक समझ में आया? अब देखो मैं क्या करूंगा, ये ई वेक्टर है, तो यहां ये जो मेरी वेव है ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, z डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में मूव करेगा, कौन से प्लेन में मूव करेगा, एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा, ठीक है। तो इसके दो घटक होंगे एक्स और वाई, यहां भी दो घटक है एक्स और वाई, तो मैं क्या करूं इसको एक्सपेंड करके और जो मेरे रियल पार्ट हैं दोनों तरफ उनको कंपैरिजन कर लेता हूं, रियल पार्ट का दोनों तरफ कंपैरिजन कर लेता हूं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना, चीज समझ में आ जाएगी आपको, ये कंफर्म है, ठीक है। इसको भी तो देखो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स कैप ई एक्स प्लस वाई कैप ई वाई, यहां ई नॉट ये एक्स कैप प्लस आयोटा वाई कैप। अब ये देखो ई की पावर आयोटा थीटा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लू, ठीक है। तो ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अभी मैंने बताया था आपको। तो ई की पावर आयोटा थीटा को मैं लिख सकता हूं यहां पे कॉस ऑफ kz माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। ये देखो ई की पावर आयोटा थीटा, तो ई की पावर आयोटा थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ kz माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, तो प्लस आयोटा साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, तो यहां लिख सकता हूं प्लस आयोटा साइन ऑफ kz माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। अब देखो इस ब्रैकेट को इस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए, यहां पे आ गया एक्स कैप ई एक्स प्लस वाई कैप ई वाई बराबर, एक्स कैप को इससे मल्टीप्लाई करूं तो ई नॉट तो मेरा कॉमन आ गया, एक्स कैप को इससे मल्टीप्लाई करूं तो यह रहेगा एक्स कैप कॉस ऑफ kz माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। ध्यान देना, फिर इस एक्स कैप को इस साइन वाले से मल्टीप्लाई करूं तो यहां लिख देता हूं मैं प्लस आयोटा एक्स कैप साइन ऑफ kz माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। फिर क्या करूं मैं, इस एक्स कैप को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई, अब आयोटा वाई कैप को इससे, तो प्लस आयोटा वाई कैप कॉस ऑफ kz माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, और अब इस आयोटा को इससे, तो देखो आयोटा इंटू आयोटा -1,
और वाई कैप, तो यहां हो जाएगा माइनस वाई कैप साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। ठीक है, अब देखो रियल पार्ट का कंपैरिजन करना है मुझे। ठीक है, देखिए इसको जरा सा ध्यान से समझना, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, आप लोग सिर्फ देखें। देखो यहां एलएचएस में रियल पार्ट है तो ईएक्स एक्स कैप के गुणांक की तुलना कर रहा हूं मैं दोनों तरफ, तो यहां रियल पार्ट एक्स कैप का ये है, आयोटा नहीं है इसके साथ आयोटा है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, केवल ये वाला पार्ट आएगा, तो यहां आ जाएगा ई नॉट कॉस ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस एल्फा 1। ठीक है, बाकी सारे पार्ट। अब वाई कैप के रियल पार्ट का कंपैरिजन करूं दोनों तरफ, तो वाई कैप का रियल पार्ट हो गया इधर एलएचएस में ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट, तो वाई कैप का ये वाला इमेजिनरी है नहीं लेंगे, ये वाला रियल है ले लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस एल्फा 1। समझ में आ गया? अब मैं क्या करूं, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ दूं, तो ये हो जाएगी मेरी ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिस प्लस ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर दिस। ठीक है, तो ई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस एल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस एल्फा 1। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो गया मेरा ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन होती है? सर्कल की, वृत्त की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर दोनों इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के जो मैग्नीट्यूड हैं, दोनों के कंपोनेंट के E1 नॉट और E2 नॉट है बराबर हो, और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, जो कलांतर है, वो π/2 का हो, प्लस माइनस π/2 का हो, तो जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। वो मेरी वृत्त ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। ये मैंने प्रूव कर दिया यहां पे। क्लियर है चीज को? पॉज करके फटाफट बता रहा हूं, आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं थर्ड, दीर्घवृत्त ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इसको देख लेना, ये पढ़ लोगे तो सर्कुलरली समझ में आ जाएगी। सर्कुलर अगर ध्यान से पढ़ा है तो इलिप्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो तीसरी है मेरी दीर्घवृत्त ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन इलिप्टिकली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसके जो दोनों कंपोनेंट हैं वो वहां दीर्घ जो वृत्त ध्रुवित पढ़ा था हमने उसमें बराबर लिए थे, E1 नॉट इज इक्वल टू E2 नॉट लिया था, और जो मेरा कलांतर था, जो फेज डिफरेंस था, वो मैंने प्लस माइनस π/2 का लिया था। ठीक है, यहां क्या होगा कि ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होंगे, फेज डिफरेंस इतना ही रहेगा। ये दीर्घवृत्त ध्रुवित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एसेंशियल कंडीशन है। ठीक है, तो अब ये कंडीशन में इस वाली इक्वेशन 4 में रखता हूं और कैलकुलेट करता हूं। सेम कैलकुलेशन है, आप देखते जाइए। तो ये हो गया, और जिसको समझ में आ गया वो आगे इसको सॉल्व करें मेरे साथ साथ। देखो, E वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा E1 नॉट
एक्स कैप ई की पावर आयोटा अल्फा 1 प्लस E2 नॉट वाई कैप ई की पावर आयोटा अल्फा 1 प्लस माइनस पाई बाय 2, ठीक है, ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। अब सेम क्या करूं, E1 नॉट एक्स कैप प्लस E2 नॉट वाई कैप। अब देखो ई की पावर आयोटा अल्फा 1 ई की पावर आयोटा अल्फा 1 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। इसमें से ई की पावर आयोटा अल्फा 1 कॉमन ले लिया, इसमें से ई की पावर आयोटा अल्फा 1 कॉमन ले लिया, इधर गया घातें जुड़ गई तो ये हो गया ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। यहां बचा मेरा ई की पावर आयोटा प्लस माइनस पाई बाय 2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था, यहां पे ई की पावर आयोटा थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस इसको माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। इसमें पाई बाय 2 रखोगे कॉस ऑफ पाई बाय 2 तो ई की पावर प्लस माइनस आयोटा पाई बाय 2 तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 तो क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 2 क्या हो जाएगा 1 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। तो यहां पे मैं रख देता हूं प्लस माइनस आई कैप। समझ गए, सेम ट्रीटमेंट है इसको और इसको जो ओपन कर लेते हैं। तो यहां हो गया मेरा एक्स कैप ई एक्स प्लस वाई कैप ई वाई इज इक्वल टू E1 नॉट एक्स कैप प्लस आयोटा E2 नॉट वाई कैप। इसको तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो कॉस ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। ठीक है, अब क्या करूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, और वापस से रियल पार्ट जो है मेरे वास्तविक भाग जो है उनकी तुलना करके और सॉल्व करूं। तो ये हो जाएगा मेरा देखो E1 नॉट एक्स कैप, ये हो जाएगा कॉस ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा आयोटा E1 नॉट एक्स कैप साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। ठीक है, फिर इसको इससे तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा E2 नॉट वाई कैप कॉस ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 और फिर इसको इससे तो आयोटा आयोटा -1 तो ये हो जाएगा माइनस E2 नॉट वाई कैप साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। दोनों तरफ क्या करूं, रियल पार्ट जो है उनको कंपेयर कर लूं। तो रियल पार्ट को अगर मैं कंपेयर करूं यहां पे देख लो तो देखो LHS में आ जाएगा मेरा EX इज इक्वल टू LHS में EX है तो एक्स कैप का गुणांक ये है, रियल है, तो यहां पे आ जाएगा E1 नॉट कॉस ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 और यहां पे आ जाएगा EY नॉट का ये तो EY इज इक्वल टू माइनस E2 नॉट साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं, ये मैं EX अपॉन E1 नॉट कर देता हूं यहां पे कॉस ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 और यहां कर देता हूं नीचे वाली इक्वेशन में, इसको तो मैंने इस तरीके से लिख लिया, इसको इस तरीके से तो EY अपॉन E2 नॉट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। ठीक है, तो इस तरीके से अब इनको स्क्वायर करके अगर मैं जोड़ूं तो देखो जरा क्या मिलेगा मुझे, इसकी इक्वेशन मिलती है देखो, तो ये हो जाएगी मेरी EX स्क्वायर अपॉन E1 नॉट स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर अपॉन E2 नॉट स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, दीर्घवृत्त की समीकरण है मेरी। तो इस आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि जो अगर मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हो और दोनों के मध्य π/2 का कलांतर हो तो हमारी जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएगी। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोलराइजेशन पढ़ा। 3 तरीके से होता है, प्लेन, सर्कुलर और इलेप्टिकल। ठीक है,
अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलिए। थैंक यू। मैं आपको फिर से ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूंगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।